गुड आफ्टरनून सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंडे के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मदद करने के लिए अगले आधे घंटे होंगे अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के आशीष महेश्वरी। महेश्वरी सर, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। स्क्रीन पे पहले टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी और इंस्टाग्राम आईडी सब आ जाएंगे। जैसे पसंद हो रीच आउट करिए, अपनी क्वेरीज भेजिए। अब तो एक्टिवली इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई करना शुरू कर दिया मैंने, तो जिसको वहां से क्वेरी पूछनी हो, वहां पे कंफर्ट आ रहा हो, प्लीज भेजते रहिए अपने सवाल। ये है आपके सामने सारी आईडीज। बढ़िया है, हफ्ते की शुरुआत अच्छी हो रही है। इनफैक्ट फ्राइडे की उस पेन के ऊपर तो और भी अच्छी लग रही है। फ्राइडे को आपको याद होगा निफ्टी में 1%, निफ्टी बैंक पे 2.25% का दबाव था, प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया था। उसके बाद एक बढ़िया बाउंस बैक है। फ्राइडे 1% गिरे थे, आज 1% चढ़ गए हैं भाई साहब। और ऐसे में ग्लोबल क्यूज बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे। इन द सेंस हम ग्लोब को तो वैसे ही ट्रैक नहीं कर रहे थे। यूएस जब गिर रहा था तब भी हमने आउट परफॉर्म करके दिखाया था, तो हम ग्लोब से हटे हुए थे, डीकपल्ड थे जैसे हम कह देते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा क्यूज पर तवज्जो देना नहीं था। लेकिन आज सुबह जब चर्चा हो रही थी ग्लोब को लेकर, यूएस में बहुत अच्छे मोमेंटम को लेकर, तब उस पर क्वेश्चन मार्क उठा दिए गए थे कि वो ज्यादा दमखम है नहीं उसमें। और हुआ ऐसा ही। डाउ फ्यूचर्स, यूएस फ्यूचर्स इन ग्रीन आते आते वापस सारे के सारे पस्त पड़ गए। और फ्राइडे का अपमूव सिर्फ इस बात के लिए था कि जॉब्स रिपोर्ट बहुत स्ट्रांग थी। तो ध्यान रखिए, जॉब्स रिपोर्ट का स्ट्रांग होना फेड को और भड़काएगा। तो ठीक है, वो पिटे हुए थे, बाउंड बैक कर गए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं हमारे लिए न्यूट्रल क्यूज थे। उसके बावजूद देखिए, सुबह बात हुई थी एचडीएफसी ट्विंस को वॉच आउट करना है। खैर, एचडीएफसी ट्विंस लास्ट वीक के सेकंड हाफ का फोकल पॉइंट थे। थर्सडे को जो बहुत बढ़िया एक्सपायरी हमको मिली थी, उन्हीं एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी लिमिटेड के रिजल्ट्स और साथ साथ एचडीएफसी बैंक का इन टैंडम मूव करने के चलते आखिरी के आधे घंटे में। फ्राइडे को जो सारी पिटाई भारतीय बाजारों ने झेली थी, लाजली का पूरी पिटाई कह लीजिए, उन दोनों एचडीएफसी ट्विंस जो 5-6% गिर गए थे। टेक्निकल एडजस्टमेंट हो रहा था एमएससीआई के रीबैलेंसिंग का, जो अपडेट आया था उससे रिलेटेड, कोई फंडामेंटल इशू नहीं था। हो गई शायद वो बिक वाली जितनी होनी थी, जितने कंसर्न्स थे, जितने वीक विकेट से निकल गए सिस्टम से। आज देखिए जो पॉकेट्स कंट्रीब्यूट कर रही है। निफ्टी 1% ऊपर है, 200 पॉइंट की मजबूती, 18,270 के लेवल्स। ये पिछले वीक का हाई बना था 267 का, ये थर्सडे को एक्सपायरी के दिन वाला। हम उस पिछले वीक के हाईस के ऊपर इस समय कामकाज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे कह लीजिए। 267 लास्ट वीक का हाई था थर्सडे की इंट्राडे का, आज 270 के लेवल्स पर इस समय भारतीय बाजार कामकाज कर रहा है। बढ़िया तरीके से हमने सारा पेन सिस्टम से बाहर निकाल दिया। निफ्टी बैंक 1.5% की मजबूती के साथ 620 अंकों की मजबूती में इस समय खड़ा हुआ, 43,300 के आसपास के टिक्स इस समय स्क्रीन पर। और एक चीज और दिखाता हूं, निफ्टी की कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेट, वो एचडीएफसी ट्विन संभल गए। सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि वो बहुत पिट रहे थे। आज दोनों एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक को 1.25% ऊपर है। उसके अलावा देखिए, अब आप हैवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़िया पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखाता हुआ, आईटीसी, टीसीएस, ये सब हैवी वेट्स है जो मदद कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस आज सुबह सीएनबीसी आवाज के एक टॉप कॉल का पार्ट था, मेरे ख्याल से बहेती साहब ने मेंशन करा था। बजाज फाइनेंस पूरी स्क्रीन पे तेजी, 0.5% ऊपर। रिलायंस एट डेज हाई इस समय कामकाज कर रहा है। तो मोमेंटम तो बढ़िया है। जिसने हिम्मत करी कमजोरी में खरीदने का, वो टेक्सचर को फॉलो किया, उसने बढ़िया कमा के दिया। खैर, इस समय कंसर्न्स थे। इस समय सीएनबीसी वाला ऐसा नहीं कह रहा था, कहा खरीदना है नहीं खरीदना, कहा गया था वॉच आउट करने की जरूरत है। लेकिन बढ़िया स्क्रीन अच्छी लग रही है। महेश्वरी सर, ये हिचकोले खा जरूर रहे, लेकिन जिसने हिम्मत करी उसको बाजार ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है। एफआईएस खरीद रहे हैं। इनफैक्ट इवन फ्राइडे को 800 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बाइंग, वो तब आंकड़ा आ रहा है जब एचडीएफसी ट्विंस में आई एम श्योर डिलीवरी बेस्ड एफआईएस ने खूब माल छोड़ा होगा। तो आप कैसे देख रहे हो बाजार इस समय कितना? हम अब रिकॉर्ड हाइज के आसपास हैं। आमतौर पर नर्वसनेस आती है। खरीदोगे अभी निफ्टी बैंक खरीद रहे हो रिएंट पे? आप लोग का व्यू क्या बन रहा है बाजार की चाल को लेकर? बिल्कुल आशीष, अभी भी हम लोग बुलिश ही है मार्केट्स को लेकर, क्योंकि जो नतीजे आ रहे हैं, जैसा जो भी टॉप कंपनीज के या मिड साइज कंपनीज के, तो कहीं कोई बहुत बड़ा कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। रेवेन्यू में ग्रोथ आ रही है, मार्जिन इंटैक्ट
मार्जिन इम्पैक्ट किए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा समस्या है जो बाजारों को नीचे की तरफ दोबारा से ले जाएगी। और अभी भी हम लोग अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बाय करने की सलाह दे रहे हैं। और मुझे लगता है जो एचडीएफसी बैंक में ज्यादा बिक वाली तो फ्यूचर में पोजीशन ज्यादा थी, जिसके कारण से हमने देखा उस दिन काफी डिस्काउंट में भी फ्यूचर्स चले गए। तो वहां पर काफी घबराहट देखने को मिली इंस्टेड ऑफ डिलीवरी के। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल बाउंस बैक हो जाएंगे एचडीएफसी बैंक दोबारा। जैसा मैंने आपके फ्राइडे के शो में भी कहा था कि ये अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल दोनों के स्टॉक्स को बाय करने के लिए। और अभी भी मैं बुलिश हूँ एचडीएफसी बैंक दोनों को इस लेवल पे भी बाय करिए। और निफ्टी और नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। और नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं हम। रिकॉर्ड हाई से किसिंग डिस्टेंस दूर है निफ्टी बैंक में। एटलीस्ट निफ्टी भी बहुत दूर नहीं है अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से। तो अभी भी लग रहा है मोमेंटम स्ट्रांग बना रहेगा। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ट्विंस कह लीजिए, जो स्टेबिलिटी लॉटरी है उस पर कन्विक्शन रखिए। ये स्टॉक यहां से सुधरेंगे शायद, और वो दोनों हेवीवेट सुधरते रहे तो वैसे ही मूड माहौल बढ़िया है। इस हफ्ते के नंबर से पहले वैसे टाटा मोटर्स एक स्टॉक दिखाया जाता हूं, उसके बाद सवाल जवाब पे उतरता हूं। 4.5% टाटा मोटर्स इस समय मजबूत। नहीं, इस हफ्ते रिजल्ट आने हैं, हफ्ते का नहीं, आज ही का चार्ट दिखा दीजिए। तो तो स्क्रीन पे बहुत बढ़िया तेजी। जैसे बजाज फाइनेंस में मोमेंटम स्ट्रांग था, टाटा मोटर्स भी आपकी स्क्रीन में नंबर से पहले बढ़िया बाइंग का इंटरेस्ट। तेलंगाना जाना है, महाराष्ट्र के कलवन जाना है, तेलंगाना में हैदराबाद जाना है और साथ में वडोदरा जाना है। जो जो जुड़ रहे बताया जा रहा है, तकनीकी दिक्कतें काफी हैं। जो नहीं जुड़ पाए, साक्षात नहीं नजर आए, प्लीज फोन लाइन पे ले लीजिएगा। लेकिन तेलंगाना का नेटवर्क बढ़िया है। और तेलंगाना से, हैदराबाद से नागलक्ष्मी मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। नागलक्ष्मी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मैम क्या करते हो आप? कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो? I have been from last 4-5 years. After Corona, 4-5 years, sir. Last 4-5 years. And how has the journey been, नागलक्ष्मी मैम? कैसा रहा? पैसा घर आया? ऐसा नहीं, मेरा हस्बैंड करता था पहले, तो बाद में मैं भी ट्राई किया। तो कोरोना के टाइम में ज्यादा एग्रेसिवली कर रहे हैं। आफ्टर कोरोना, ड्यूरिंग लॉकडाउन, my husband is housing, so he is supporting me to do how to do. बढ़िया है। तो लॉकडाउन के समय से हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, सीख रही हैं इस समय शेयर। डॉक्टर साहब, आशीष जी की ऑडियो भी अच्छी नहीं आ रही थी, नागलक्ष्मी मैम का भी ऑडियो में मजा नहीं आ रहा है। आप जरा प्लीज सॉर्ट आउट करिए इन इश्यूज को। नागलक्ष्मी मैम, पहला सवाल महेश्वरी सर के लिए कौन सा? मेरे पास टाटा स्टील है। I have 1000 shares at the rate of 1 or 2. So can I book profits or under long term investor? तो लॉन्ग टर्म के लिया हुआ है टाटा स्टील। 102 की बाइंग आशीष सर, 109 110 पे चल रहा है। 7-8 रुपए इनकी बाइंग से ऊपर है। डिविडेंड भी बढ़िया डोल आउट हो रहा है, वो ऐड कर दूंगा इस पे, क्योंकि जब भी डिविडेंड आएगा वो इनकी जेब में आने वाला है। तो और नीट प्रॉफिट हो रहा है। क्या करना चाहिए टाटा स्टील? लॉन्ग टर्म के लिए सही लेवल्स हैं 102 के, आप रखना चाहोगे? जी बिल्कुल, मैं तो रखना चाहूंगा टाटा स्टील इस लेवल पर। और जो उनके Q4 के नतीजे थे वो भी जो उम्मीद से बेहतर रहे हैं। डेट में भी काफी रिडक्शन हुआ है कंपनी का इस साल में। अब थोड़ा सा इशू है कि जो डोमेस्टिक रियलाइजेशंस हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। क्योंकि अभी क्या हुआ था, पिछले कुछ समयों में जितनी भी स्टील कंपनियां हैं उन्होंने अपनी अपनी कैपेसिटी में काफी इंक्रीज किया है। तो जिसके कारण से जो रियलाइजेशन पे उस पर थोड़ा प्रेशर, प्लस ग्लोबल डिमांड थोड़ी सी सुस्त पड़ी हुई है, जिसके कारण से जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो भी थोड़ा स्लो है। तो फिर भी जिस हिसाब के नतीजे टाटा स्टील दे सकता है उससे बेहतर नतीजे आए। और पूरा इंटीग्रेटेड प्लांट है, तो उनका सारा कंट्रोल है एंड टू एंड प्रोडक्शन पे, तो जिसका इनको बेनिफिट मिल रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहें। 6 महीने का लक्ष्य स्टॉक के लिए करीब 120-125 रुपए का आप उम्मीद कर सकते हैं। नागलक्ष्मी मैम, होल्ड करना है। 102 की बाइंग थी, 110 पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है। 3.5 रुपए, 3 रुपए 60 पैसे का डिविडेंड और जोड़ लीजिए जो आपको मिलना है। रखिए स्टॉक को 120, 125, बढ़िया मुनाफा होगा आपको। होल्ड करना है, आपकी एक्विजिशन प्राइस वाकई अच्छी है, होल्ड करना चाहिए। नागलक्ष्मी मैम, अगला सवाल कौन सा? Can I buy GSFC, sir? I missed on that day. Gujarat public sector undertaking.
तो वो न्यूज आया था ना, वो दिन मैंने फॉलो नहीं किया, इसीलिए अभी कैन आई एंटर दोस PSU स्टॉक्स, गुजरात PSU स्टॉक्स राइट नाउ? भाई आशीष सर, वो खबर आई थी गुजरात के सरकारी PSUs की क्लियर कट पॉलिसी डिविडेंड डोल आउट को लेकर, बायबैक करने को लेकर, वो ब्यूटीफुली उन्होंने ले आउट कर दी। पर हुआ ये, जैसे ही खबर आई इन स्टॉक्स को लैच ऑन कर लिया गया, और जिस तरह की बाइंग आई थी उसको देख के लग रहा था सिर्फ रिटेल ही नहीं है, कुछ इंस्टीट्यूशंस भी बाय कर रहे हैं। वाकई सारे के सारे 6-7 लिस्टेड कंपनी गुजरात PSUs लार्जली सब में बहुत अच्छे मूव्स आए थे। GSFC मिस हो गया था, मैं लेना चाहती थी उस दिन। अब इन लेवल्स पे 170 175 पे, अब वो स्टोरी रिलेटेड तो जो आनंद थी तेजी आ गई। फंडामेंटली GSFC कैसा है, 175 पे लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए क्या? मैं उस इवेंट को छोड़ देता हूं, वो इवेंट एक सेंटिमेंट ऐड कर रहा है वो अपनी जगह, लेकिन वायबल है, लॉजिकल है एक 173 पे खरीदना या नहीं? मेरी तो इनफैक्ट स्टॉक पे बाय करने की सलाह रहेगी। अभी भी इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं मैम, और यदि फंडामेंटली मैं देखूं तो काफी इसमें वैल्यू है, 300 रुपए के आसपास इसकी बुक वैल्यू है, स्टॉक 170 रुपए में मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी का जो मुनाफा था पूरे साल का, पिछले साल 900 करोड़ का था, इस बार 3 क्वार्टर में 1000 करोड़ से ज्यादा वो ऑलरेडी कर चुके हैं, और क्वार्टर ओवर क्वार्टर काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है वर्किंग में, क्योंकि फर्टिलाइजर की जितनी भी वैल्यू चेन है उसमें ये प्रेजेंट है। इसके अलावा जो स्पेशलिटी केमिकल में कैप्रोलैक्टम बनाते हैं उसमें भी मार्केट लीडर है, वहां पे भी इन्होंने एक्सपेंशन किया है। तो आप देख रहे होंगे कि जो दूसरे फर्टिलाइजर्स के स्टॉक में GSFC का परफॉर्मेंस कहीं बेहतर रहा है, और मेरा सलाह रहेगी कि बिल्कुल स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए ऐड करेंगे, और लक्ष्य इस स्टॉक का करीब 200-225 रुपए का अगले 6 महीनों में भी पॉसिबल है, क्योंकि इस क्वार्टर के भी नतीजे आएंगे वो काफी बेहतरीन रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस लेवल पे बाय किया जा सकता है। भाई अच्छा स्टॉक चुना था आपने, वहां पे मिस आउट कर दिया तो भी घबराने की जरूरत है नहीं। 225 का लक्ष्य है। महेश्वरी साहब को, उनके अरिहंत कैपिटल को तो पसंद आता है GSFC। महेश्वरी साहब, इन लेवल्स पे खरीद लिया जाए, है ना, इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कंफर्ट है 225 के हिसाब से, है ना? बिल्कुल, मैं यही सलाह दिया, क्योंकि फंडामेंटली काफी अच्छे उसका फंडामेंटल काफी अच्छे हैं, तो टाइम नहीं करना चाहिए हमें इसमें स्टॉक में, और आप ऐड कर सकते हैं बिल्कुल इस लेवल पर ऐड कर सकते हैं। मैं लौटता हूं नागलक्ष्मी में अगली क्वेरी के लिए। वडोदरा से हेतल सोलंकी जुड़ती हुई, और हेतल सैडली हम देख नहीं पाएंगे उनको क्योंकि नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, तो फाइनली थक हार के फोन लाइन पे लेना पड़ा है। हेतल मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सॉरी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हेतल मैम क्या करते हो आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। और शेयर बाजार में इंटरेस्ट कब से जागा हुआ है? अभी लास्ट ईयर से मैं कर रही हूँ और सीख भी रही हूँ। हाँ, सीख भी रही हूँ, कर भी रही हूँ, तो मतलब क्या कर रहे हो आप? कंपनियों के फंडामेंटल्स पढ़ते हो या टेक्निकल्स देख रहे हो, या क्या कर रहे हो? कोई मदद कर रहा है आपकी? अभी थोड़ा सबकी मदद भी ले रही हूँ जो जानते हैं इसके बारे में, और थोड़ा अपने आप फंडामेंटल भी देखती हूँ, और जितने भी बाय किए अभी सब अच्छे ही है। अभी CNBC आवाज देख कर सीख रही हूँ। ये तो आप आए हो चैनल पे इसलिए ऐसे ही बोल दिया होगा आपने, है ना? नहीं, अच्छा, आपकी चैनल देखती हूँ मैं। ठीक है, तब ठीक है। अच्छा हेतल मैम, पहला सवाल कौन सा? हाँ, मेरे पास LIC के 675 रुपीज के 100 शेयर है। 675 पे बाइंग प्राइस है मेरी, तो अभी मैं उसको लंबे टाइम तक उसको रख सकती हूँ, तो क्या करना चाहिए मुझे? ये लिया लंबी अवधि के लिए ही था, बहुत पिट रहा था LIC, सोचा खरीद लूं, इसीलिए लिया था या कोई और रीजन था? नहीं, वो बहुत कमाया था ना अभी वो हिडनबर्ग की वो रिपोर्ट के बाद, तो मैंने ले लिया, तो थोड़ा बढ़ेगा तो बेच दूंगी, लेकिन अभी बढ़ नहीं रहा, लेकिन मैं उसको होल्ड कर सकती हूँ, लंबे टाइम के लिए कर सकती हूँ। ये बात सही है आशीष सर, अच्छी कंपनियां कहते हैं किसी वजह से कोई ऐसा करेक्शन आ जाता तो खरीद लेनी चाहिए। हमने ऐसे ही करा, वो बीच में खबरें आई थी इसको एक्सपोजर को लेकर, पिटा, हमने खरीद लिया। हमने खरीदा नहीं कि और 100 रुपए नीचे गिर गया। अब ये लॉजिक बैठा नहीं, ये अच्छी कंपनी नहीं है या मेरा भाव गलत है? अच्छी कंपनी और एक खराब कंपनी वाली बात LIC में तो हम कर नहीं सकते, कि काफी बेहतरीन कंपनी है, वहां पे कोई नंबर फंडामेंटल में कहीं कोई शक शोआ करने जैसा नहीं है। ओनली थिंग इज इस स्टॉक में यदि आप देखें तो एक इश्यू ये है कि 96.5% सरकार के पास है ऐसी शेयर होल्डिंग, और 2.5% जो होल्डिंग है वो अभी भी रिटेल निवेशकों के पास में, और इक्विटी का साइज है उसका करीब 6,500 करोड़ का।
और 1% ही होल्डिंग सिर्फ DIIs FIs के पास में है। तो जब तक वो DIIs FIs इस स्टॉक को अग्रेसिवली अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता स्टॉक चलेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि जरूर स्टॉक अपने अभी 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और रिटेल निवेशक काफी इसमें ट्रैप्ड है, बट मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी या अगले 1-2 साल में बहुत रिटर्न देगा। थोड़ा बहुत यहाँ से बढ़ सकता है, बट मुझे लगता है उसके कारण से आप जो दूसरे स्टॉक्स है वहाँ अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। तो मेरी सलाह रहेगी कि मैडम आप LIC बेच दें और उसके बजाय SBI के स्टॉक में निवेश करें। 18 मई को नतीजे भी हैं SBI के और काफी बेहतरीन नतीजे हम उम्मीद कर रहे हैं। और ये जो इसके नतीजों के बाद में और SBI की फर्दर री रेटिंग होगी, तो मुझे लगता है SBI में यहाँ से 100 रुपए का एप्रिसिएशन का स्कोप है और LIC में जो एप्रिसिएशन मुझे लगता है कि शायद 20, 25, 30 रुपए एक साल का रहेगा। तो आप बेटर है कि SBI बाय करें। सरकारी रखना ही है कोई दिग्गज कंपनी तो LIC की जगह SBI ज्यादा बेहतर। LIC में इंतजार करें बैठे बैठे उसमें कि लॉसेस से उभर पाएं, उससे अच्छा है किसी SBI जो ज्यादा बेहतर इस समय नजर आती है उसके थ्रू वहां के लॉसेस की भरपाई करें। हेतल मैम, स्विच करना चाहो तो स्विच करो, LIC निकालो, SBI ऐड करो, वो ज्यादा बेहतर होगा। नागलक्ष्मी मैम, अगला सवाल कौन सा? सर, मेरा टेक्नोलॉजी शेयर्स का बारे में कुछ बोलिए। इन्फोसिस, TCS, FSL सब टेक्नोलॉजी टेक्निकल स्टॉक्स थोड़ा लॉसेस में। नहीं मतलब बोलिए, मतलब आशीष से पूछूं IT सेक्टर कब मूड माहौल सुधरेगा, कितनी और पिटाई झेलेगा, है ना, ऐसा पूछूं क्या? यस सर। भाई बहुत सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं मैम के पोर्टफोलियो में, कुछ इन्फी, कोई FSL, इन सब के नाम लिए इन्होंने, आई एम अज्यूमिंग सब पोर्टफोलियो का पार्ट है। ये बहुत पिटे हैं आशीष सर, ये कब माहौल मूड सुधरेगा, कब इनमें बाइंग लौटेगी? अब फंडामेंटली पेडिग्री तो सब अच्छे स्टॉक्स हैं, पर इस समय अभी भी पता ही नहीं ना US में इन्फ्लेशन आ रहा है, US में रिसेशन आना है नहीं आना है, हार्ड लैंडिंग होनी, सॉफ्ट लैंडिंग होनी, कितनी सरदर्द आएगा, कुछ पता नहीं है मुझे। तो इन पोर्टफोलियो के स्टॉक्स का करूं क्या मैं? ये मेरा मानना है कि जो भी टेक स्टॉक भी हैं आपके पास में, जो वर्स्ट है वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। तो इस क्वार्टर में जहां हमने बॉटम देख लिया है, इन्फोसिस का हो या TCS का हो, बिल्कुल इन जो फ्रंटलाइनर स्टॉक्स के जो लेवल्स हमने लोज देखे, अब शायद वो दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि जो US में भी आप देखेंगे धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप की इकोनॉमी 6 महीने 9 महीने तक ही एक जैसी बनी रहे। और इसके अलावा ये कंपनीज अपने कंटिन्यूस इवॉल्व होती रहती हैं। तो जैसे BFSI सेक्टर में यदि उन्हें थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रेशर लगता है तो दूसरे सेक्टर में वो ज्यादा पुश करते हैं अपने एक्सपोजर को। तो हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस में भी अब आप देखिए धीरे धीरे करके अपने लोअर से 50-60 रुपए ऊपर ऑलरेडी आ चुका है और स्ट्रांग हो रहा है। सेम TCS में भी हमने देखा करीब नीचे के लेवल से 100 रुपए ऊपर आ चुका है। जरूर फर्स्ट सोर्स जैसा स्टॉक है जिसपे मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि ये मॉर्गेज और जो UK में इनका एक्सपोजर है वहां पे इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इन्फोसिस TCS दोनों में आप बने रहें, और इनफैक्ट नया निवेश भी मैं इस लेवल पे एडवाइज करता हूँ कि दोनों स्टॉक अच्छे नजर आ रहे हैं, इन्फोसिस TCS। और फर्स्ट सोर्स बेचकर मैं आपको दूसरा एक IT स्टॉक सजेस्ट करता हूँ, वो है एक्सप्लियो सॉल्यूशन। ये भी करीब 1400 रुपए के आसपास का स्टॉक है और काफी बेहतरीन नतीजे इस क्वार्टर में हम उम्मीद कर रहे हैं एक्सप्लियो सॉल्यूशंस। तो ये 2-3 स्टॉक पे नजर रख सकते हैं। भाई फर्स्ट सोर्स तो थोड़ी दिक्कतें कंटिन्यू करेगी, थोड़ा उसको लेकर जिस स्पेस में ऑपरेट करता है काफी क्वेश्चन मार्क लगा दिया आशीष जी ने। तो चाहें तो फर्स्ट सोर्स से निकलें, बाकी IT स्टॉक्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टफोलियो में बने रहिए कन्विक्शन के साथ। क्विकली हेतल मैम, अच्छा हेतल मैम आपकी अगली क्वेरी टाटा स्टील पर है? नहीं, मुझे जोमेटो के बारे में पूछना है। जोमेटो है ऑलरेडी क्या? हाँ, अभी लास्ट वीक ही मैंने लिया, 62 मेरी बाइंग प्राइस है, 100 शेयर है मेरे पास। ट्रेडिंग के लिए लिया था, लंबी अवधि के लिए लिया था? ट्रेडिंग के लिए थोड़ा बढ़ेगा तो टारगेट कितना रखा था? 62 का 65, 66 तो आया हुआ है 70, आज। 70 तक का टारगेट था मेरा। मतलब ये कुछ कैलकुलेशन से था कि ऐसे ही 70 आएगा तभी निकालूंगी सिर्फ थी? नहीं, वो आपकी चैनल पे ही देखा था ना मैंने, वो 80 तक जाएगा तो मैंने सोचा 70 तक ही रख लेती हूँ टारगेट, इसलिए लिया। स्टॉप लॉस लगाया हुआ है अभी 62 की खरीद का? कोई स्टॉप लॉस है? नहीं लगा। चलो हेतल मैम फाइनली नजर भी आ गई है।
आशीष सर ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है जोमेटो, क्या करूं, अच्छे बाजार में आज फ्लैट है। मेरे ख्याल से वीकेंड पे जो ONDC प्लेटफॉर्म के चर्चे हुए उससे डर गए हैं ये शेयर धारक। अभी जोमेटो में ट्रेडिंग थी 65-66 पे निकाल दूं या रखे रहूं? देखिए बिल्कुल, एक जो थोड़ा सा एक फियर फैक्टर बना है ONDC, जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो सरकार का प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई भी आके अपना प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और कस्टमर को बेच सकते हैं, तो उसके कारण से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। बट मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं रहेगा कि जोमेटो और स्विगी का जो एक बड़ा मास बेस बना हुआ है उसको ब्रीच करना। तो थोड़ा सा माइनर यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है, बट मुझे लगता है कि अभी आपको होल्ड करना चाहिए स्टॉक। बिल्कुल 68-70 के लेवल भी ऐसे स्टॉक में आप आगे जाके देख सकते हैं और तब आप उससे एग्जिट करिए। 80 का इंतजार नहीं करिए, मेरा मानना है ट्रेडिंग के लिए तो 68-70 तक आप ग्रेजुअली एग्जिट करिए। हेतल मैम भी यही टारगेट लेके चल भी रही थी, 80 सुना था, 70 पे निकलने का मन था, 70 आशीष सर भी कह रहे हैं 68-70 तक के लेवल्स के होल्ड करिएगा, अच्छे मूव मिले तो ट्रेल करिएगा अपने स्टॉप लॉस को। आपकी तो प्रॉफिट पोजीशन हो रही है इस समय। चलिए इस नोट पर नागलक्ष्मी मैम, हेतल मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आशीष सर बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।